फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। आज हम अपनी नेक्स्ट कड़ी प्रश्न लगन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले पार्ट 2 में हमने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हमने प्रश्न लगन की कुंडली बनानी है और उसके अंदर जो कुंडली हमने बनाई उसकी जेन्युइननेस को कैसे चेक करें। अब इस पार्ट के अंदर, अध्याय के अंदर हम ये बताएंगे कि हमने जो हमारी क्वेरी है, जिसके लिए जातक हमारे पास आया है, हम उसको कैसे स्टडी करें। इसको हम एक रूल्स भी बताएंगे, साथ साथ उनको हम एक एग्जाम्पल चार्ट ऑन स्क्रीन पर लगाकर भी आपको समझाएंगे। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जब हमने कोई चार्ट किसी भी इंडिविजुअल के आने पर जो उसने हमको या तो नंबर दिया या खाली आके हमारे पास बैठ गया, उसके आधार पर चार्ट बनाया। चार्ट खोलने के बाद अगर उसकी जो प्रश्न है वो अपने सिवाय नहीं है, अपने किसी संबंधित रिश्तेदार से है या अपने ब्लड रिलेटेड से है, तो जो उसका रिश्ता है उसके अनुसार हम लगन को रोटेट करके उसे एक फिक्स असेंडेंट बनाएंगे। फिक्स असेंडेंट बनाने के बाद फिर हमने उस चार्ट के अंदर जो उसका प्रश्न है उसकी जेन्युइननेस को चेक करेंगे। क्या चंद्रमा का संबंध उसके उस भाव से है जिस घर से उसकी समस्या है। इसके पश्चात अब हमने इस चार्ट को कैसे पढ़ना है। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई हमारे पास लगन बनता है या किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, तो उस लगन को उस पर्टिकुलर क्षण पर एक राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड पर ईस्टर्न होराइजन में राइज करती है और उसको एक क्वांटम ऑफ एनर्जी मिलती है। जो क्वांटम ऑफ एनर्जी अपना हो, ये प्रश्न लगन के आधार पर उसके दिमाग में चलने वाली जो एंजाइटी है उससे संबंधित हो। तो हमने जो लगन का सब लॉर्ड है उससे ये देखना है क्या उसका संबंध उसके उस घर के जो इवेंट हैं उनके फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनते हैं या नहीं। उसके पश्चात जो मेरा प्राइमरी हाउस है ऑफ द इवेंट, हम उसके साथ देखेंगे। मान लो किसी आदमी की समस्या अपने बच्चे के मैरिज के वास्ते है, तो हमने पहले लगन का संबंध जो हमारे मैरिज के फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स हैं 5, 7, 11 हाउसेस के साथ बनता है, तो हम कहेंगे लगन ने प्रॉमिस कर दिया। उसके बाद जो मेरा प्राइमरी हाउस मैरिज का है उस इवेंट का, उसके साथ भी मेरा सब लॉर्ड का संबंध 5, 7, 11 हाउसेस से बनना चाहिए। अगर वो भी बन जाता है तो फिर हम आखिर में 11वां घर देखते हैं। 11वां घर क्या है? मेरा इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। जो मेरी इच्छा पूर्ति है, क्या ऑलमाइटी ने भी उस चीज को पूरा करने के लिए ब्लेसिंग दी है या नहीं। अगर हम 11वें घर के सब लॉर्ड से भी इसी प्रकार चेक करते हैं और अगर ये तीनों घर मेरी इस इवेंट के फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनते हैं, तो हम कहते हैं कि इस बच्चे के भाग्य में इस इवेंट का प्रॉमिस है। लेकिन अभी हमने इतना ही देखा कि इस बच्चे के भाग्य में प्रॉमिस है, और अगर इन तीनों में से
अगर किसी घर का संबंध फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर के साथ नहीं बनता तो हम कहेंगे कि इस बच्चे के भाग में इस इवेंट का प्रोमिज नहीं। आगे चल के हम देखेंगे अगर ये तीनों घर किसी भी इवेंट का प्रॉमिस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भाग्य में इन इवेंट का होना निश्चित है। इसके पश्चात सवाल उठता है कि जो मैंने चार्ट बनाया था उसके अंदर एक दशा सिस्टम बनता है, महादशा, अंतदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। इस तरह से मेरी जो पांचों दशाएं हैं वो अपने एक सीरियल ऑर्डर में सामने आती हैं। फिर मैंने उन दशाओं को भी देखना है एक एक करके, क्या वो दशाएं मेरे शादी से संबंधित घर के साथ फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनाती हैं या नहीं। अगर वो बनाती है तो फिर हम उस डेट के ऊपर अपना गोचर निकालते हैं। बृहस्पति का शुभ काम के लिए, शनि का जो है लॉन्गेविटी के कारक के लिए, और उसके साथ साथ उसको फर्दर ट्यून डाउन करने के लिए सूर्य और चंद्रमा। अब इस सब चीज को मैं आप एक चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। 17 तारीख को इस महीने की मेरे पास किसी ने कॉल करके पूछा मेरी शादी कब होगी। उसने हमें एक नंबर दिया, उसके आधार पर हमने एक चार्ट बनाया और उसको जिस प्रकार से हमने एनालाइज किया, एक एक बात को आपको उस पर समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस जातक ने मुझे जो है एक नंबर दिया था, जिसके आधार पर मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। वो नंबर उन्होंने क्या दिया था मुझे, उसके आधार पर हमने एक चार्ट बनाया जो हम प्रश्न लगन कुंडली के आधार पर बनाते हैं। उस जातक ने मुझे 1038 नंबर दिया और उसको हमने 2193 के अंदर एक नंबर मांगा था। इस प्रकार हमने उसका जो ये नंबर है अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करके वो नंबर मंगा लिया। अब इस नंबर के आधार पर जो मेरा चार्ट बना, सबसे पहले ये चार्ट जो है उसने खुद अपने लिए पूछा, तो इसलिए जो लगन बन के आया इसको मैंने फिक्स असेंडेंट मान लिया। इसको मुझे रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी स्थिति ये आती है, इस चार्ट के अंदर मैंने ये चेक करना है, वेरीफाई करना है, क्या इस जातक ने जो सवाल पूछा है कि मेरी शादी कब होगी, वो सवाल के अनुसार उसने जो नंबर दिया है वो जेन्युइन है या नहीं। तो हम देखते हैं मेरा जो भावा चार्ट है इसके अंदर 5वें घर, 7वें घर और 11वें घर के अंदर कोई भी जो चंद्रमा नहीं आता। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो कस्पल चार्ट है उसमें हम देखते हैं कि 5 शादी के लिए मेरे जो कारका हाउसेज है 5, 7, 11, अगर इन तीनों में भी किसी स्थान पर मेरा चंद्रमा आता है तो मैं ये मान लूंगा कि इस बच्चे का जो सवाल है वो जेन्युइन है। अब हम देखते हैं 5वें घर के अंदर मेरा मून है, 7वें में नहीं है और 11वें में है। तो 5वां घर जो है मेरा लव, रोमांस इस तरह को दिखाता है और 11वां घर मेरा इच्छा पूर्ति को दिखाता है। और अगर मैं इसका स्टार और सब के साथ संबंध देखूं तो मून का पीएस है, मून के नक्षत्र में सब ऑफ शनि, मून मेरा 11वें घर में है और शनि मेरा 5वें में है। तो क्या इसकी इस तरह की क्वारी थी, क्या मेरी लव के साथ मैरिज हो जाएगी, या मून जो है वो शनि है, वो मेरा 5वें में है और मरकरी मेरा 11 में है। तो 5-11 का संबंध आपस में लव अफेयर रोमांस को दिखाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ
कि इस प्रकार से जो हमने चार्ट बनाया, जो नंबर मेरे को क्लाइंट ने दिया उसके आधार पर जो मैंने चार्ट बनाया, ये जेन्युइन चार्ट है, उसकी क्वारी जेन्युइन थी। अब यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अगर मान लो ये मेरा चंद्रमा रेलेवेंट हाउसेस में नहीं आता, तो मैं इस केस को आगे ना बढ़ा के अपने क्लाइंट को टरका दूंगा किसी प्रकार से, ताकि उसे बुरा ना लगे, क्योंकि वो मेरे पास एक मजाक की स्थिति में, एक टाइम वेस्ट करने के लिए, या मेरे को एक तरीके से मेरा मुखौल करने के लिए वो मेरे पास आया था। हमने स्थिति को खराब नहीं करना है और पोलाइटली उसको भेज देना है कि अभी नेक्स्ट टाइम आना, अभी कारणवश मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा या सही सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। अब हमने इस चार्ट को एनालाइज करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी घटना को देखने के लिए सबसे पहले जो मेरा लगन है, उससे हम ये देखते हैं क्या वो इवेंट इस बच्चे के भाग में प्रॉमिस है या नहीं। अब प्रॉमिस देखने के लिए शादी के लिए मेरे पास 5वां, 7वां और 11वां, 7th हाउस जो है वो मेरा प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज है। 5 और 11 हाउसेज जो हैं दे आर सप्लीमेंट्री एंड सपोर्टिंग हाउसेज फॉर मैरिज। अब हम देखते हैं लगन का जो सब लॉर्ड है मेरा वो मरकरी है, और मरकरी का पीएस भी है, तो मरकरी मार्स के नक्षत्र में है, और सब ऑफ राहु। मार्स मेरा 5वें घर में है और राहु जो है वो मेरा 7वें घर में है। तो 5 को इन्वॉल्व करके 7, समझे ना। मरकरी इज मार्स राहु जुपिटर, और जुपिटर भी जो है वो मेरा 5वें घर में, 7वें घर में आता है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो लगन है वो ये कहता है कि भाई आप मैरिज कर सकते हैं, समझे ना। और मरकरी मेरा जो है वो पीएस है, वो 11वें घर में है। मरकरी जो राहु है वो 7वें घर में है, और जुपिटर जो है वो मेरा 5वें घर में है। सॉरी, 5वें नहीं आता, जुपिटर 5वें में बैठा है भावा चार्ट के अंदर पीएस की पोजीशन में। तो इससे ये एक तरीके से इंडिकेशन आ रहा है कि इसका लव मैरिज का केस हो सकता है। अब हमने देखा कि लगन ने प्रॉमिस कर दिया। अब मैं चलूंगा 7th हाउस, जो कि मेरा प्राइमरी हाउस है फॉर मैरिज। अब 7th हाउस को मैं देखता हूँ, इसका सब लॉर्ड राहु है, और राहु का पहले तो हम पीएस लेते हैं, वो 7वें घर का सब लॉर्ड होके पीएस होके 7th हाउस में विराजमान है, तो 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बन गया। और राहु का जो सब है वो शनि है, वो 5वें में और 11वें में दोनों में आता है। अगेन इट शोज दैट शी इज इंक्लाइंड फॉर लव रोमांस टाइप ऑफ अफेयर्स। तो 7th हाउस is also significator and give promise for marriage. Now I will see 11th house, house of fulfillment of desire, house of God blessings, इच्छा पूर्ति, लाभ, जो भी हम कहेंगे। तो 11th हाउस का सब लॉर्ड है शनि, और शनि जो है पहले तो हम लेते हैं इसका पीएस है। शनि के नक्षत्र में हो गया सब ऑफ मरकरी, तो शनि मेरा 11वें में है, और मरकरी जो है वो मेरा 7th हाउस में है। शनि मरकरी जुपिटर, और जुपिटर मेरा 5वें घर में आ जाता है, जो मेरा भावा चार्ट में पीएस की पोजीशन पर विराजमान है। तो इस प्रकार मैंने देखा कि मेरा लगन, मेरा 7th हाउस और मेरा 11th हाउस, तीनों घर के जो सब लॉर्ड के स्टार सब और सब हैं, इसके केस के अंदर प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं टू गेट मैरिड। लेकिन इसके साथ साथ इनका कंफर्मेशन ये गारंटी नहीं देता कि मैरिज हो ही जाएगी। इट इज ए प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को फुलफिल करती है दशा सिस्टम। जो हमारे पास उस वक्त हमने चार्ट बनाया, उसके आधार पर जो दशा सिस्टम है वो आपके सामने है। इसमें हम देखते हैं कि जो महादशा और अंतरदशा वो तो मोस्ट प्रोबेबली एक लंबे समय तक रहेगी,
हमने 17/5 को बनाया था, आज 13-14 दिन हुए हैं, तो कोई अंतर दशा और अंतर्दशा में नहीं आता। जो शनि है वो मेरा 11वें घर का सब लॉर्ड था, जिसने इच्छा पूर्ति की ब्लेसिंग करी। तो उसके बाद हम देखते हैं मरकरी, अंतर्दशा मरकरी। मरकरी मेरा लगन का सब लॉर्ड था, उसने भी प्रॉमिस किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेरी प्रतंत्र दिशा है वहां तक इवेंट के होने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब मरकरी मेरा 28/8/2021 तक चलेगा। अगर उसकी शादी या तो 28 तक हो जाए, या उसके बाद केतु आएगा, शनि जुपिटर। शनि मेरा जो है 11वें में है, जुपिटर 5वें में है और राहु 7वें में है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो केतु का अंतर आएगा 31/10 तक, उसके अंदर भी शादी का योग है। उसके बाद वीनस को भी देख सकते हैं, मून शनि। मून मेरा 11 में और शनि मेरा 5 में, राहु मेरा मून, अच्छा राहु मेरा मून है और शनि मेरा 11 में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका मई 2022 तक का योग मैरिज का हमारा बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जैसे हमने देखा कि भाई इसकी प्रतंत्र दशा इसको मैरिज देती है, उसके बाद मेरे को एक सूक्ष्म और प्राण दशा सर्च करनी है। अब जब मेरे को पता है कि मरकरी का जो प्रतंत्र दशा है ये मैरिज देता है, तो मैंने शुभ कार्य के लिए बृहस्पति की ब्लेसिंग्स लेनी है। और मैंने ये देखना है कि बृहस्पति आज मेरा किस साइन के अंदर भ्रमण कर रहा है, ताकि क्या वो साइन इसको मैरिज की इजाजत देता है या नहीं। तो इस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं कि बृहस्पति जो है मेरा शनि के साइन के अंदर 11वीं राशि में भ्रमण कर रहा है, और शनि अभी मेरा इस राशि में उदय हुआ है, जल्दी से ही, ज्यादा देर नहीं हुई, और शनि की अंतर्दशा और शनि की महादशा चल रही है। तो शनि तो हमने देखा है कि ऑलरेडी एक योग कारक प्लैनेट है, इसके एक जो योग कारक तो नहीं है, एक ऑलरेडी फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है मैरिज के लिए। तो जुपिटर तो है, अभी 1 साल तक इसके में कोई बाधा नहीं डालता। अब जो है शनि के अंदर राहु का नक्षत्र चल रहा है, और राहु हमने देखा कि इसके चार्ट के अंदर 7th हाउस का सब लॉर्ड था, और वो भी इसके अंदर अपना शादी का योग बना रहा था। 20 डिग्री तक मेरा राहु चलेगा, उसके बाद जुपिटर का अंतर आ जाएगा, जुपिटर का नक्षत्र आ जाएगा। जुपिटर इज मार्स मून, और मार्स मेरा जो है अपना आता है 5वें घर में, और राहु एज मून 7वें घर में। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि शनि के पीरियड में, जुपिटर के पीरियड में जब शनि की राशि में चलेगा तो इसकी शादी का योग बन जाएगा। और इसको पिन पॉइंट करने के लिए हम सूर्य का जो है राशि देख सकते हैं। वीनस चल रहा है, तो वीनस भी शादी दे रहा है, हमने देखा था। और उसके बाद 2 के बाद तीसरी राशि आएगी बुध की, वो मेरा लगन का स्वामी था। उसके बाद चौथा चंद्रमा आएगा, चंद्रमा को भी हमने देखा है, वो भी दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल इसकी शादी का योग बन रहा है और शादी हो सकती है। तो इस प्रकार हम किसी भी घटना का इवैल्यूएशन देखने के लिए इस प्रकार किसी भी चार्ट को एनालाइज करके उसके बारे में सूक्ष्म रूप में बता सकते हैं। इसी प्रकार हमने इस चार्ट के अंदर ये देखा कि भाई इस बच्चे की शादी को हम कैसे वर्कआउट करें और कैसे इसको बताएं। इस प्रकार आपने देखा कि हम प्रश्न लगन की मदद से पहले हम उसके लगन से देखेंगे, फिर उसके प्राइमरी हाउस से देखेंगे, और उसके बाद जो 11th हाउस है, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, उसके साथ साथ फिर दशा सिस्टम और गोचर के साथ हम उन इवेंट्स का जो एग्जैक्ट टाइम डेट वगैरह भी बता सकते हैं फॉर हैपनिंग ऑफ इवेंट्स
which are likely to happen in a short time. हो सकता है आप लोगों को मेरा ये जो आपका लेक्चर है प्रश्न कुंडली के ऊपर पसंद आया होगा, और आपको किसी भी प्रकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमारे नेट पर हमारे नंबर पर अपना मेल करके अपनी जो जिज्ञासा है उसका समाधान ले सकते हैं। थैंक यू।